Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on BRF, that is Business Regulatory Frameworks MCQ type series. We have seen two series of BRF MCQs. This is our third series. If you want to study the two series, please go to the description box. I have put a link of both the series there and you can study that series there. So friends, let us proceed with the third series of our BRF, that is Business Regulatory Framework MCQ type questions along with their logical explanations. So here is the next question. A promise to pay time-based debt must be registered, oral, written and registered. अब जो प्रॉमिस जो किया गया है पे टाइम बियर्ड डेप्ट के लिए, यानी कि टाइम बियर्ड जो डेप्ट है उसको पे करने के लिए एक प्रॉमिस किया गया है, तो उस प्रॉमिस को कैसे आता है, वो प्रॉमिस कैसे आता है, तो वो होता है हमारा रिटर्न प्रॉमिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A minor is a person below the age of 15 years, 18 years, 21 years, 30 years. माइनर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन whose mental powers are completely absent are known as idiot, insolvent, lunatic, minor. वो कौन सा पर्सन है जिसकी मेंटल पावर जो होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है वाइल द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो वो होता है इडियट, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. व्हेन अ डेटर इज एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, हिज प्रॉपर्टी वेस्ट्स विथ क्रेडिटर, बैंक, ऑफिशियल रिसीवर, नन ऑफ दीज. जब भी डेटार को एज अ इंसॉल्वेंट एडजस्ट किया जाता है या फिर वो डिक्लेयर किया जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर को जाती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन अटेनमेंट मेजोरिटी एन एग्रीमेंट विथ ए माइनर बिकम्स वैलिड, कैन नॉट बी रैटिफाइड, कैन रैटिफाइड, बिकम्स वॉइड. अब एक एग्रीमेंट है और जिसमें एक माइनर है और माइनर जो है वो मेजॉरिटी को अटेंड कर रहा है, यानी कि उसकी 18 ईयर्स को कंप्लीट कर रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कैसे होगा, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कैन नॉट बी रेटिफाइड, यानी कि वो करेक्ट किया नहीं जाएगा, रेटिफाइड नहीं किया जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. प्रायर रिलेशनशिप इज नेसेसरी इन केस ऑफ फ्रॉड, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन. अब इनमें से कब हमें प्रायर रिलेशनशिप नेसेसरी होता है, तो जब भी हमको अनड्यू इन्फ्लुएंस करना है तो प्रायर रिलेशनशिप जो है वो नेसेसरी हो जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एन एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, वैलिड. अब जब भी हमारा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट जो परफॉर्म करना है उसको उस परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो एग्रीमेंट कैसा हो जाता है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेसिशन मीन्स डैश डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस, नन ऑफ दीज. रेसिशन का मतलब क्या होता है, रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Doctrine of supervening impossibility is otherwise known as doctrine of subsequent impossibility, doctrine of frustration, doctrine of remission, none of these. अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी the number of parties are 3, 2, 5,
नन ऑफ दीज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें नंबर ऑफ पार्टीज कितनी चाहिए, तो जैसे कि हमें पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2। नेक्स्ट, को श्योरिटी इज अपॉइंटेड बाय प्रोमिसर, श्योरिटी, प्रोमिसी, नन ऑफ दीज। को श्योरिटी को कौन अपॉइंट करता है, तो वो होती है श्योरिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इट इज कॉल्ड एज अ गारंटी, लिमिटेड गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, नन ऑफ दीज। अब जब गारंटी एक्सटेंड हो जाती है और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ वो एक्सटेंड हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो जैसे जैसे वो एक्सटेंड होती है वैसे वैसे वो कंटिन्यूइंग में आ जाती है, तो उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैव द फॉलोइंग पार्टीज, बेलर, बेली, बेली एंड बेलर, नन ऑफ दीज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है उसमें कौन सी पार्टीज होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर और बेली ये दोनों भी पार्टीज होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ डैश, पोजेशन, ओनरशिप, पोजेशन एंड ओनरशिप, नन। बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में क्या ट्रांसफर करते हैं, तो बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में हम ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एजेंट, बैंकर, अनपेड सेलर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। जनरल लीन जो है वो कब एक्सरसाइज की जाती है, तो वो बैंकर के थ्रू एक्सरसाइज की जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पर्टिकुलर लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, पर्टिकुलर लीन जो होती है वो कौन एक्सरसाइज करता है, बैंकर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, पॉलिसी ब्रोकर, अनपेड सेलर। तो पर्टिकुलर लीन जो है वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जो होता है वो एक्सरसाइज करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, बेली, बोथ द पार्टीज, एनीवन। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट का उसमें जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट किसे मिलता है, तो वो बेनिफिट सबको मिलता है या किसी को भी मिल सकता है, तो एनीवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड राइट टू sue फॉर रिवार्ड, राइट टू लीन, राइट ऑफ सेल, राइट ऑफ ओनरशिप। अब अगर गुड्स के फाइंडर हैं हम तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो राइट ऑफ फाइंडर में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें हम राइट ऑफ ओनरशिप के लिए लाइबल नहीं होते हैं, क्योंकि गुड्स के हम फाइंडर है तो राइट ऑफ फाइंडर का जो एक मिल जाता है हमें, लेकिन उसमें हम राइट ऑफ ओनरशिप का क्लेम नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ पाउनी आर द सेम एज दैट ऑफ डैश, बेलर, बेली, पोजेशन एंड ओनरशिप, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ड्यूटीज ऑफ पाउनी जो है वो सेम होती है बेली के जैसी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वॉट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली ही कैन डू थ्रू डैश, एजेंट, प्रिंसिपल, सबॉर्डिनेट, नन ऑफ दीज। अब पर्सन पर्सनली जो कुछ काम कर सकता है वही काम वो किसके थ्रू कर सकता है, तो वही काम वो उसके एजेंट के थ्रू भी कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर डैश, एजेंट, कंसिडरेशन, प्रिंसिपल, नन ऑफ दीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड बाय डैश, सबॉर्डिनेट, प्रिंसिपल, बैंकर, नन ऑफ दीज। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो कौन अपॉइंट करता है, तो वो प्रिंसिपल अपॉइंट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट the number of rights of a consumer is dash, 5, 6, 7, 3। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी कंज्यूमर को कितने राइट्स मिलते हैं, तो कंज्यूमर को 6 राइट्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
The term of office of Central Consumer Protection Council shall be dash years. अब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसकी ऑफिस की टर्म कितने सालों की होती है? 4, 3, 5, 1. तो वो टर्म होती है 3 years की. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Goods which are claimed to be genuine but actually not so are called as surplus goods, spurious goods, waste goods, none of these. अब जो गुड्स है जिनको क्लेम किया गया है जेन्यून गुड्स के लिए लेकिन एक्चुअली में वो जेन्यून नहीं है, तो वो कौन से गुड्स होते हैं? तो वो होते हैं स्प्यूरियस गुड्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15th March 1930, 1st July 1930, 30th July 1930, none of these. सेल ऑफ गुड्स एक्ट एनफोर्स हुआ था 1930 में और उसकी जो डेट थी वो थी 1st July 1930. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ मूवेबल गुड्स ओनली, इमूवेबल गुड्स ओनली, मूवेबल एंड इमूवेबल, ऑल गुड्स एक्सेप्ट ऑर्नामेंट्स. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एक्ट डील करता है मूवेबल गुड्स में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड डैश, परचेस, रीसेल, एग्रीमेंट टू सेल, नन ऑफ दीज. अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसमें सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ये दोनों को इंक्लूड किया गया होता है. सो ऑप्शन सी एग्रीमेंट टू सेल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the transfer of goods takes place immediately, it is known as agreement to sell, sale, futures, all of these. जब गुड्स का ट्रांसफ़र इमीडिएट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सेल कहा जाता है क्योंकि सेलिंग में गुड्स जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. सेल एंड परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ इमूवेबल गुड्स एक्ट 1930, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, नन ऑफ दीज. अब जो सेल एंड परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वो कवर्ड है हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टर्म गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1930 का उसमें जो गुड्स की टर्म को यूज़ किया गया है और गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? तो उसमें स्टॉक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आते हैं. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट. लीगली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स सेल, बार्टर, एग्रीमेंट टू सेल, बोथ ए एंड सी. अब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो लीगली उसमें सेल एंड एग्रीमेंट सेल दोनों को इंक्लूड किया गया है. सो ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी, नन. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी है. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ सेल, मॉर्गेज, प्लेज, ऑल ऑफ द अबव. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है सेल के लिए, तो ऑप्शन ए सेल इज द करेक्ट आंसर. एज उसकी एक्ट की नेम में ही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो वो सेल पर ही डील करता है. ऑप्शन ए. नेक्स्ट. गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नोन एज प्रेजेंट गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, नन ऑफ दीज. अब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो वहाँ पर जो गुड्स होते हैं एग्जिस्टेंस में उनको क्या कहा जाता है? तो जो एग्जिस्टेंस में गुड्स है उनको कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल ऑन अप्रूवल, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट.
अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर रहे हैं और वो जो सेल है वो फ्यूचर गुड्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर एग्रीमेंट होने वाला है कि फ्यूचर में वो सेल्स होंगे, तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डज नॉट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, हार्वेस्टेड क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स, गुडविल। अब जो टर्म है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स के नाम से, उसमें इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है? अब स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स भी हमारी गुड्स है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो गुड्स में नहीं आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है? बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, डॉक वारंटी, प्रोफार्मा इनवॉइस। तो डॉक वारंटी जो है वो टाइटल ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ ए पार्टी हु हैज द ओनरशिप ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स, कस्टडी ऑफ गुड्स, नन। अब जो गुड्स है उसकी जो रिस्क है या फिर पार्टी के पास उस गुड्स की रिस्क है, तो वो क्या होती है? तो वो होती है ओनरशिप ऑफ गुड्स। या फिर द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ ए पार्टी हु हैज़ द ओनरशिप ऑफ गुड्स, क्योंकि जो गुड्स है, गुड्स की ओनरशिप जिसके पास होती है उसी के पास उस गुड्स की रिस्क भी असर्टेन होती है, तो जो ओनर है उसके साथ रिस्क रहेगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not an implied condition in a contract of sale? Condition as to title, condition as to description, condition as to free from encumbrance, condition as to sample। अब इनमें से कौन सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है? तो कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। So option C is the correct answer. So friends, here we have completed our third series on our BRF, that is Business Regulatory Frameworks MCQ type questions. This subject is also known as business law, mercantile law also. If you are facing the exams after pandemic and after lockdown, our pattern of exam is completely changed. We are going to crack our exams with the help of MCQ type questions. So I have prepared all these MCQ type question series for the preparation of your studies. Friends, आप इन सारी स्टडीज़ को पढ़िए, स्टडी कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो सबको ये जो स्टडी मटेरियल मैं बना रही हूँ, आपके पास पहुँचा रही हूँ, इनका बेनिफिट सभी को मिल सके। सो फ्रेंड्स, आपको अगर पहली 2 सीरीज़ देखनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, जिसमें हम BRF यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सारी चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट लेंगे, ताकि हम सारी चैप्टर्स पर MCQ टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट सीरीज। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।